दोस्तों नमस्कार। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। आज हमारे सामने जो चुनौती है, जब से पहलगाम में हत्याकांड हुआ है, आतंकी जो पाकिस्तान की शरण में आए थे और वहां से उनका एजेंडा चलाने के लिए हिंदुस्तान के टूरिस्टों को उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया, तब से पूरे देश में बहुत गुस्सा है। इसीलिए हर लेवल पे यही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबक सिखाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब आपको जो करना है आपने वो कर दिया, जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी आपने उसको ठिकाने लगा दिया और आपका नुकसान ना हो, ये भी आपको देखना होगा। इसीलिए दोस्तों आज की चर्चा का विषय यही है कि क्या बिना लड़ाई के हम पाकिस्तान को ठिकाने लगा सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो उथल-पुथल है और जो आने वाले दिनों में हम भी एक्सेलरेट कर सकते हैं या भारत उसके लिए अपनी रणनीति बना सकता है ताकि ऐसे दुश्मनों को ठिकाने लगाया जा सके, क्या इस पे विचार नहीं होना चाहिए? दोस्तों यूएसएसआर के टाइम पे जाइए, मैं आपको कुछ इतिहास की घटनाओं में ले जाता हूं। अमेरिका और यूएसएसआर कोल्ड वॉर में दोनों प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से रणनीति चली, अल्टीमेटली यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, सीआईएस कंट्रीज बन गए, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया। अमेरिका वहीं का वहीं आज भी सुपर पावर है, लेकिन रशिया अब वो सुपर पावर नहीं रहा। जबकि क्षेत्रफल उनका ज्यादा है, सब कुछ उनके पास है, टेक्नोलॉजीज है, लेकिन फिर भी अमेरिका का मुकाबला करना आसान नहीं रहा। क्या ऐसी कोई रणनीति भारत नहीं बना सकता? आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। मैंने आपके लिए कुछ आंकड़े रखे हैं, कुछ डेटा लेके आया हूं। डेटा के आधार पे मैं चर्चा करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब लिखिएगा कि क्या इससे बेहतर सुझाव भी हो सकता है। अगर हां तो अपना सुझाव लिखिएगा, क्योंकि इस समय अगर देश को कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमेशा के लिए ये आतंकवादी जो घटनाएं लगातार होती रहती है, हम लोगों को तंग किया जाता है, उस पे काबू आए। छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, हम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक काबू है और पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं में उलझ जाए और भारत को तंग ना करे। क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? इसी मुद्दे पे चर्चा मैं आपके साथ करने वाला। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का बजट क्या है। मैं यहां लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, तो अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। हम इकोनॉमी से शुरू करते हैं। एक तरफ तो जहां भारत ने जो इंडस वैली ट्रीटी थी उसको समाप्त किया, अच्छा कदम था। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ शिमला समझौते को रद्द किया, भारत के लिए वो भी अच्छा हुआ। दोनों ट्रीटियां ऐसी थी जिसमें भारत का नुकसान था। एक भारत ने निरस्त करी और दूसरी पाकिस्तान ने, तो दोनों की तरफ से फायदा भारत को हुआ। लेकिन पूर्ण रूप से फायदा उठाने के लिए कुछ कदम और उठाने जरूरी है। युद्ध जरूरी है या नहीं, ये मैं नीति निर्माताओं पे छोड़ता हूं, लेकिन क्या बगैर युद्ध के हम पाकिस्तान को ठिकाने लगा सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। दोस्तों जो पाकिस्तान का बजट है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अगर हम यहां पे देखें तो कुल मिला के आप ये देखेंगे कि जो नेट रेवेन्यू है पाकिस्तान का, उनके बजट का आधा भी नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान का गुजारा कैसे चल रहा है? नॉन बैंकिंग बोरोइंग से, मतलब उधार लेके। नेट एक्सटर्नल रिसीट, जो विदेशों से पैसा आता है वो, बैंकों से उधार लेके, और कुछ उन्होंने जो सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया, डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आया वो आया। और ये जो है लेस देन 50% ये आता है रेवेन्यू से। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान का रेवेन्यू और कम हो जाए, इसका मतलब लोन बुक और भारी हो जाएगी। जब लोन बुक और भारी हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी बात हम करते हैं। पैसा जाता कहां है? अगर आप ये देखें तो आधे से ज्यादा पैसा जाता है इंटरेस्ट में। तो अगर पाकिस्तान का रेवेन्यू कम होगा, लोन बढ़ेगा, तो क्या होगा, और पैसा जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सब्सिडीज में पैसा जा रहा है, पेंशन में पैसा जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्चा पाकिस्तान कर रहा है वो डिफेंस का।
अगर मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है तो कहां पैसा कटेगा? सब्सिडी आप काट नहीं पाएंगे क्योंकि गरीबों को आपको खाना देना। पेंशन आप काट नहीं पाएंगे, ज्यादातर फौजियों को ही मिल रही है। फिर डेवलपमेंट स्पेंडिंग आपकी बहुत कम है कंपेयर टू डिफेंस, उसके मुकाबले आधी है। सरकार को चलाने का जो खर्चा है वो उतना ही है जितना डेवलपमेंट है, तो या तो आपको सरकार घटानी पड़ेगी या डेवलपमेंट घटाना पड़ेगा या फौज घटानी पड़ेगी, और बाकी ये तो स्टेट को ट्रांसफर देना है, उनको चलाना है, खर्चा कैसे होगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा दें पाकिस्तान के ऊपर, ये निश्चित रूप से दबाव आएगा कि डिफेंस पे खर्चा कम करो। अगर भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस को पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे खड़ा करता है तो हकीकत क्या है कि उनको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, कम नहीं होगा। जब वो अपनी डिफेंस के लिए खर्चा बढ़ाएंगे, उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है, अपने यहाँ वो टैक्स बढ़ा नहीं सकते, उनको उधार ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली जब वो उधार लेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट और बढ़ेगा, यहां पे और दबाव पड़ेगा, और ये विशियस सर्कल पाकिस्तान को खात्मे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि जितना आप उधार ले रहे हो आप डिफेंस के लिए ले रहे हो, डेवलपमेंट और लोगों के लिए तो जा नहीं रहा। और ये कब तक चलेगा? अगर मैं कह रहा हूं 4 साल भी भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधित जो बॉर्डर्स हैं, एक तरफ उसको टाइट कर दिया और दूसरी तरफ बलूचिस्तान को टाइट हो गया, तीसरी तरफ तालिबान का इशू है और फिर आजाद कश्मीर का इशू है। अगर आपने सारे फ्रंट खोल दिए तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी? वो तो सीधा सा सवाल है कि हमें और पैसा चाहिए। आपको और चाहिए, ले लीजिए, बाजार से उधार ले लीजिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। 4 साल में हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। अल्टीमेटली उनको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह का अगर खर्चा बढ़ता रहा तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। दूसरी स्थिति पानी को लेकर, जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर एरिया है ये पुराना पंजाब है। आप ध्यान से देखिए, बाकी जगह पे कहीं कोई एग्रीकल्चर नहीं है। सिंध का एरिया थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है, मेनली ये पंजाब एरिया है। आजाद कश्मीर जिसको वो बोलते हैं वहां कुछ नहीं है। जो आपका अफगानिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है वहां टेक्निकली कुछ नहीं है। ईरान से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पे भी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पानी आ रहा है वो सारा पंजाब में इस्तेमाल हो रहा है, नीचे कराची में थोड़ा बहुत जा रहा है। जितनी फौज है और फौज के लोग हैं वो ज्यादातर जो डोमिनेट करते हैं वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र को करते हैं। तो अगर पानी की दिक्कत ओवरनाइट तो नहीं होगी, साल 2 साल में जैसे जैसे फर्क पड़ता है क्लाइमेट का, उसका प्रेशर पड़ता है, तो यहां पे भी टेंशन बढ़ेंगे। इन्हीं फौजी के परिवारों के यहां पे भी टेंशन बढ़ेंगे। अब इनकी क्रॉप्स क्या क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये जो आपको ब्राउन क्षेत्र दिख रहा है ये एक्चुअली व्हीट ग्रोइंग एरिया, जैसे हमारा हरियाणा पंजाब है वही का वही क्षेत्रफल यहाँ है। बीच बीच में आपको कॉटन दिखेगी और चावल दिखेगा। तो चावल, कॉटन, गेहूं और थोड़ा बहुत गन्ना, ये मेन क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की। ऐसी स्थिति में अगर भारत, अब थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा। इस नक्शे को ध्यान में रखिएगा और अब इस चार्ट को देखिए। पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो करीब है $32 बिलियन के आसपास। $32 बिलियन के अंदर अगर आप सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल देखते हैं तो वो 50% है। टेक्सटाइल आर्टिकल्स, apparels and clothing accessories, articles of apparels and clothing accessories, knitted और क्रोशिया, और उसके साथ में कॉटन। अगर ये 4 चीजें आप जोड़ देते हो, ऐसी स्थिति के अंदर करीब 50% जो है $16 बिलियन के आसपास, ये सिर्फ एक ही कमोडिटी है, कॉटन एंड टेक्सटाइल को लेकर। क्या भारत सरकार ऐसी कोई रणनीति नहीं बना सकते कि जहां जहां पे भी पाकिस्तान ये टेक्सटाइल और आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाए कि गो एंड रिप्लेस पाकिस्तान विद ए मिशन? इट इज ए वॉर, यहां कोई चैरिटी नहीं है। क्वालिटी ऐसी दो, सर्विस ऐसी दो कि कस्टमर पाकिस्तान ना जाए, भारत की तरफ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, और असर कहां होगा? पाकिस्तान पे, क्योंकि व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, रीजनेबल चाहिए, वो भारत की अगर कंपनियां दे सकती हैं तो वो कस्टमर बेस पाकिस्तान से शिफ्ट होके भारत आएगा तो आधा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा।
मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ये आधा एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है, इस समय पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो करीब $15 बिलियन के आसपास। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा एक्सपोर्ट से और $16 बिलियन आपने खत्म कर दिया, तो एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की हालत ये हो जाएगी कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं बचेगा। डोमेस्टिक जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो सारा ब्याज में जा रहा है। इसका मतलब पूरा पाकिस्तान उधार पे जी रहा है, और जो एक्सपोर्ट हो रहा था अगर वो भी कम हो जाता है, तो जो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था बेसिक चीजें खरीदने के लिए, पेट्रोल के लिए, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वैसे आपके गुड्स आइटम्स हैं, उन सब के लिए स्थिति ये हो जाएगी कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, वहां का रोजगार का क्या हाल होगा? सब सड़कों पे आएंगे। पाकिस्तान कहां जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें तो पाकिस्तान का इशू क्या है? जैसा मैंने आपको बोला, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सारा पंजाब फोकस है। बलूचिस्तान में कुछ नहीं उन्होंने किया, फाटा में कुछ नहीं किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कुछ नहीं किया, जो आपका आजाद कश्मीर बेल्ट है आपने उसमें कुछ नहीं किया। तो जो कुल मिला के पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट क्षेत्र है, अगर मैं कहूँ 70% पंजाब है, 30% सिंध है, तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो समस्याएं और बढ़ेंगी। तो जो पाकिस्तान आर्मी और सरकार का फोकस भारत है, वो अपने आप को मैनेज करने में लग जाएंगे। अब उनके पास सबसे बड़ा दोस्त कौन है? वो है चीन। चीन ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जो बनाया, वो ये है। यहां पे भी आप देखेंगे ज्यादातर पंजाब और सिंध में है, बाकी क्षेत्रों में कुछ नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान, ये क्वेटा के आसपास, ये जो अमेरिका का सीपैक बना है, उनकी सड़कों पर वहां हमले होते रहते हैं। उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट इसीलिए बनाया गया था कि चाइना उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन स्थिति वहां गंभीर होती जा रही है। तो कुल मिला के एक कराची पोर्ट और बाकी जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वो सीपैक के तहत आता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा और पानी एक तरफ से हम बंद कर रहे हैं, आर्मी के खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई घट रही है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान तो अपने आप ही उस समस्या में उलझता जा रहा है, अपने वजन में ही दबता जा रहा है। अब वो जाएगा चीन के पास। चीन ऑलरेडी पैसा लगा चुका है, इस पैसे का रिटर्न पाकिस्तान नहीं दे पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? चीन कहेगा यार आप तो फिर हमें दे दो, पाकिस्तान हम ही मैनेज कर लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर चीन का रवैया क्या होगा? जिस तरह से पूरी दुनिया में चीन के अल्टरनेट की बात की जा रही है, तो चीन अगर अपना एक्सपोर्ट्स को बचाना चाहता है, भारत का बाजार चाहता है, तो क्या भारत से झगड़ा करेगा? ये सोचने की बात है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका की रणनीति बन रही है कि चाइना को रिप्लेस करना है, जहां तक हो सके मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करनी है, और ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो रोबोट्स करते हैं। अब वो रोबोट लगा के फैक्ट्री चाइना में लगाओ या अमेरिका में लगाओ, वर्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है। सिर्फ जो फर्क आएगा वो आएगा रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स को लेके। और अमेरिका के पास जितने संसाधन हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए मुश्किलें होंगी। तो आने वाले दिनों में चाइना पे दबाव पड़ेगा। जब चाइना पे दबाव पड़ेगा तो वो अपने देश को संभालेंगे या पाकिस्तान पे खर्चा करेंगे, ये अपने आप में एक चुनौती हो जाएगी। और फिर अगर पीछे से अफगानिस्तान और साथ ही साथ बलूचिस्तान ने अगर दबाव बढ़ा दिया, तो आर्मी का जो पूरा फोकस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का फोकस अगर पूरा का पूरा भारत है, वो काफी हद तक शिफ्ट हो जाएगा। और अगर भारत ने अपनी फौजें खड़ी कर दी बॉर्डर्स पे, तो पाकिस्तान की फौजों को वहां जाना समस्या होगी या यहां रहे, वो दुविधा में होंगे। इसका मतलब फौज पे और खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो सर्वेलेंस ही हो, चाहे अटैक नहीं हो रहा हो। बिना लड़ाई के ही आपने पाकिस्तान को सब तरफ से घेर लिया है, और ये संभव भी होगा। इसका मतलब ये है कि हम एक साथ पाकिस्तान को चारों फ्रंट पे घेर सकते हैं। आर्मी में अगर हम लड़ाई में जाते हैं तो हम एक ही फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमें सोचना होगा। Will Pakistan be able to sustain it with no money, no technology, no energy, no industry, no research? क्या पाकिस्तान टिक पाएगा? तेल कौन उधार देगा? कब तक देगा? रिसर्च वहां होता नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, थोड़ी बहुत और फैक्ट्रीज होंगी। अगर वो होती तो इतना सारा इंपोर्ट क्यों करते?
इस बात को भी समझना होगा। तो चुनौतियां गंभीर हैं। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु स्थिति है जमीनों पे, वो बहुत तेजी से बदलेगी। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि भारत ने जो दांव चला है, सब तरफ से घेर लिया है, सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, आमदनी रुक गई, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। जब दुनिया को पता लग जाएगा कि हम भारत आक्रमण करेगा, तो कौन इन्वेस्टर आके पैसा लगाएगा पाकिस्तान में? कोई नहीं आएगा। एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान कर रहा है उसका अल्टरनेट इंडिया दे देगा। कुल मिला के पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो बड़े प्लेयर इसमें आएंगे, जैसा मैंने कहा, चाइना, बलूचिस्तान, यूएस अपना गेम खेलेगा, ईरान अपना खेलेगा, अफगानिस्तान, और कोई भी चैरिटी नहीं करेगा। हर आदमी दे विल आस्क फॉर पाउंड ऑफ फ्लैश, कि अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो बदले में क्या। कुल मिला के स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, और हो सकता है कि उनको ये समझौता करना पड़े भारत से, और अपनी आर्मी को समझाना पड़े कि भैया ये आतंकवाद बंद करो, नहीं तो हम देश टूट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में है, आज़ाद कश्मीर में है, अगर बांग्लादेश बन सकता है, मुक्ति वाहिनी बन सकती है, तो बाकी देशों में या बाकी प्रांतों में पाकिस्तान के क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये कहना है कि क्या लड़ाई जरूरी है या और भी तरीके हैं, इस पे भी हमें सोचना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिना ये लड़ाई के हम पाकिस्तान को ठिकाने लगा सकते हैं? और हमेशा के लिए? लड़ाई तो चलो कुछ महीनों की बात है, लेकिन यहां तो आप परमानेंटली पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि वो हर बार, जैसे होता है ना, सांप अपना फन उठाने से पहले 2 बार सोचेगा कि कहीं लाठी तो नहीं पड़ जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है एक लास्टिंग सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी तो नीति निर्माताओं पे है, उनकी क्या रणनीति है। मुझे लगता है कि इस चेस गेम में पाकिस्तान को मात देने का तरीका और भी है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।